एक सेकेंड। एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? पिछली क्लास में हमने देखा था सांख्य, ठीक है। आई होप आपने उसे रिवाइज किया हो यार। रिवीजन बहुत जरूरी है यहाँ पे। सांख्य और ये दोनों एक एलाइड सिस्टम्स है, ठीक है। ये थियोरिटिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। आज हम बात करेंगे योगा की। अब आप इसको ऐसे समझो कि योगा ने एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स सांख्य की ही ले ली। सांख्य से ही एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स योगा ने वही सब कुछ लिया है कि भैया इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि 25 तत्वों से इवोल्यूशन हुआ है सारा। यही बात योगा ने भी मानी है। बस योगा ने जो एक एक्स्ट्रा चीज मानी है वो माना है गॉड। बात समझ आ रही है क्या? सांख्य हमने पढ़ा, उसमें हमने देखा कि इवोल्यूशन जो है प्रकृति वो 25 तत्वों से बन रही है। योगा भी यही मान रहा है कि हाँ ठीक है, प्रकृति 25 तत्वों से बन रही है। प्रकृति और पुरुष दो रियलिटी है। योगा भी ये मान रहा है कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अलग अलग रियलिटी है, ठीक है। बट योगा जो एक्स्ट्रा मान रहा है वो क्या मान रहा है? वो योग मान रहा है, गॉड। गॉड को मान रहा है, सॉरी। योगा योगा फिलॉसफी, और योगा फिलॉसफी दी किसने है? सबसे पहले वो दी है पतंजलि ने। और इस फिलॉसफी, अगर ये तुम इस माइंडसेट से पढ़ रहे हो कि कोई एक्सरसाइज की फिलॉसफी है, ये तो नहीं। ये एक्सरसाइज की फिलॉसफी नहीं है, ये है कि पुरुष को कैसे प्रकृति से अलग करे, या फिर इससे सेल्फ रियलाइजेशन कैसे कराए प्रैक्टिकली। इसकी फिलॉसफी है ये। लिबरेशन कैसे पॉसिबल होगा, इसकी फिलॉसफी है ये। और योगा को लगभग बहुत सी फिलॉसफीज ने माना है, जैसे कि न्याय ने भी माना कि योग से आप नॉलेज ले सकते हो, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। बुद्धिज्म में एक स्कूल है योगाचार, इन्होंने भी माना है ना। तो योगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफीज में और इंडियन कल्चर में। क्या ये फिलॉसफी कहती है, क्या है, ये सब हम बात करेंगे। बट फिलहाल एक डिस्टिंक्शन जो यहाँ पर है कि गॉड यानी कि ईश्वर को माना गया है योग के द्वारा कि ईश्वर है, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों माना, ऐसा क्या रीजन आ गया कि ईश्वर को जो है वो मानना पड़ गया। एक सेकंड, अभी देखते हैं ना। पहला चीज, वेदास जो है वो क्या है? इनफेलिएबल है, यानी कि ये सुप्रीम नॉलेज है इनमें। और ये नॉलेज कौन दे सकता है? इंसान का नॉलेज तो लिमिटेड है, तो ऐसा कोई होना चाहिए ना जिसके पास अनलिमिटेड नॉलेज हो, और जो ये सुप्रीम नॉलेज दे सके, तो वो गॉड है। तो वेदों ने कहा गॉड है, योगा ने कहा कि गॉड है, बिल्कुल है। दूसरा उन्होंने कहा लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। देखो यार, ये मैं तुम्हें उसमें समझाऊंगा ज्योग्राफी में कि लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आखिर है क्या। हर चीज कंटिन्यू हो रही है इस दुनिया में, वैक्यूम नहीं हो रहा। इस दुनिया में क्या है? वैक्यूम नहीं जनरेट हो सकता। ऐसी एक भी चीज नहीं है जहां पे वैक्यूम हो। तो ये जो इटर्नल कंटिन्यूटी चल रही है इस दुनिया में, ये कैसे चल रही है? गॉड की वजह से। क्योंकि एज अ लिमिटेड आदमी हम ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर सकते।
और इस पूरे यूनिवर्स में कंटिन्यूटी चल रही है, वो किसकी वजह से चल रही है? वो गॉड की वजह से चल रही है। अरे समझ आ रहा है क्या? तीसरा, जो सांख्य ने कहा कि प्रकृति और पुरुष आपस में मिलते हैं, ये दोनों जब आपस में मर्ज होते हैं और ये इवोल्यूशन टेक प्लेस, इवोल्यूशन होती है, तो योगा कह रहा है कि ये दोनों आपस में मिलते क्यों हैं, जबकि ये दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज हैं। ये भी इंडिपेंडेंट रियलिटी, ये भी इंडिपेंडेंट रियलिटी है, दोनों का नेचर भी डिफरेंट है। ये अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है। समझ रहे हो क्या? ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट, ये अनकॉन्शियस, ये कॉन्शियस है, नेचर का भी डिफरेंस है। तो ये दोनों मिलते क्यों हैं? सांख्य ने जो रीजन दिए थे मैंने आपको बताए थे, बट योगा को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, तो इन्होंने कहा इनको जो मिलाने का काम है वो गॉड कर रहे हैं, इसीलिए गॉड को मानना जरूरी। चौथा पॉइंट, अब ये कह रहे हैं गॉड क्यों है। देखिए भैया, जो पतंजलि ने गॉड को माना, उन्होंने कहा था ईश्वर परिनिधान। ये याद रखना, अभी आगे वापस आएगा। पतंजलि ने कहा था ईश्वर परिनिधान। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, पतंजलि का ये मानना था कि मेडिटेशन में एक फोकस ऑफ मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है ना, या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो ये चीज ईश्वर हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें मान लो। अरे समझ आ रहा है क्या? ईश्वर को मानने के पीछे पतंजलि का ये पर्पस था कि कोई भी इंसान अगर अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा कंसंट्रेशन एक जगह पे फोकस करना चाहता है, तो वो जगह हम ईश्वर को मान सकते हैं। समझ रहे हो क्या? वो जगह हम किसे मान सकते हैं? ईश्वर को मान सकते हैं कि सारा कंसंट्रेशन हम उन ईश्वर पे लगा दें। ये पतंजलि का मानना था। बट जो लेटर फिलोसोफर्स आए योग में ही, उन्होंने ये कहा कि गॉड जो है वो बेस्ट मीन है कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन के लिए क्या है? बेस्ट मीन है ये, जो कि हमारे नॉलेज में जो इम्पेडिमेंट्स आ रही, यानी कि जो अड़चने आ रही है, जो हमें नॉलेज नहीं होने दे रही, वो गॉड रिमूव कर देते। समझे तुम? पतंजलि ने इसीलिए माना कि भाई साहब, सबसे पहले पतंजलि ने किसलिए माना? हाँ, कि जो फोकस है आपका, जो कंसंट्रेशन है, वो एक जगह, एक कॉन्क्रीट जगह पे बना रहे, इसीलिए हम ईश्वर को जो है मान लेते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अम, फिर बाकी फिलोसोफर्स ने इसलिए माना क्योंकि गॉड जो है वो बेस्ट मीन है कंसंट्रेशन के लिए, और गॉड जो है वो रिमूव भी करते हैं आपके ऑब्स्टेकल्स, जो अड़चने आ रही है बीच में, और आपको नॉलेज जो है वो प्रदान करते हैं। ऐसा अ, बाकी योग फिलोसोफर्स का मानना था, और पतंजलि का ऐसा मानना था। तो टोटल ऐसे चार प्रूफ जो है योग ने दिए, जिनसे ये प्रूफ होता है कि गॉड है, योग फिलोसोफर्स के हिसाब से, कि गॉड की एग्जिस्टेंस को इन्होंने माना। ठीक है, अब आप ये समझो, अब योग की मेन फिलोसॉफी क्या है। देखिए, योग चित्त वृत्ति निरोध, ये है योग की मेन फिलोसॉफी। एक सेकेंड, आप मेरे को 2 सेकेंड है ना, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। हाँ जी।
हाँ दोस्तों, तो अब हम आते हैं, ये योगा की मेन फिलॉसफी है, योग चित्त वृत्ति निरोध। समझे ये बात? क्या होता है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, चित्त क्या होता है, ये तीन चीजों से बनता है चित्त। सबसे पहला है महत, जिसे हम कहते हैं बुद्धि। ठीक है। फिर है अहंकार, जिसे हम कहते हैं ईगो। और फिर है मनस, जिसे हम कहते हैं माइंड, यार कि मन। तुम अब इसको समझो, ये है चित्त। योग कहता है कि ये जो चित्त है, अब आप देखना कि ये इवोल्यूशन के सारे शुरू वाले हैं। जैसे इवोल्यूशन में हमने देखा था ना, ये प्रकृति है, ये पुरुष है, ये आपस में मिल रहे हैं, इनसे इवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले महत, फिर अहंकार, है ना, और फिर बहुत सारे ये सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे आता है मन, यानी कि मनस। तो ये क्या है, चित्त जो क्या है, ये शुरुआती चीजें हैं जो कि पुरुष के सबसे नजदीक है ना। तो योग फिलॉसफी कह रही है कि ये जो है, ये चित्त, ये अनकॉन्शियस है, इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है। अब तुम कहोगे महत मतलब बुद्धि, बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट, हम सोच रहे हैं, तो क्या हम में कॉन्शियसनेस नहीं है? क्या नहीं है तुम में कॉन्शियसनेस? ये चित्त, ये जो पूरा चित्त है, ये तीनों चीजें मिलकर चित्त बनाती है। ये क्या है, ये अनकॉन्शियस है। समझ रहे हो क्या? ये कॉन्शियस हमें लगता है कि ये कॉन्शियस है, हम सोच रहे हैं तो हमें लगता है हम कॉन्शियस है। ये कॉन्शियस क्यों लगता है? क्योंकि हम पुरुष के सबसे करीब हैं। ये जो चित्त है ना, ये पुरुष के सबसे करीब है, तो इसके रिफ्लेक्शन से ये हमें कॉन्शियस लगता है। बात समझ आ रही है क्या? तो अब जब ये कॉन्शियस इसके रिफ्लेक्शन से हो रहा है या लग रहा है, तो ये चित्त क्या करता है, अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर मिलेगा, अगर ये चित्त किसी भी ऑब्जेक्ट से मिलेगा, जैसे ये चित्त मान लीजिए हमारे से मिला, हम कौन है? प्रकृति है। हमारी बॉडी क्या है? प्रकृति है। वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जब चित्त हमारी बॉडी रूपी ऑब्जेक्ट से मिला, तो ये कंसिडर कर लेता है कि मैं एक बॉडी हूँ। ये जो चित्त है, जो कि पुरुष की लाइट से कॉन्शियस हो रहा है, वो अपने आप को कंसीडर कर लेता है कि मैं बॉडी हूँ। और ये जो कंसीडर कर रहा है, इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, या फिर इसे हम कहते हैं वृत्ति। यहाँ है ना, ये वृत्ति। अब आपको समझ आई क्या है मॉडिफिकेशन? है कि जो चीज चित्त नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के साथ मिलके वो अपने आप को वो समझ लेता है, वो है मॉडिफिकेशन। तो चित्त वृत्ति, चित्त का जो मॉडिफिकेशन हो गया है, निरोध मतलब सिसेशन, जब हम उसे सिसेस कर देंगे, वही योग है। आप समझे क्या? तुम सिर्फ ये लाइन याद रखोगे, तुम्हें पूरी योगा फिलॉसफी याद हो जाएगी। योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो मॉडिफिकेशंस हो गई है, जब हम उसे सिसेस कर देंगे, यानी कि उसे खत्म कर देंगे, और हम अपनी ट्रू सेल्फ को एनालाइज कर देंगे, वो चीज होती है योग में। अरे समझ आ गई क्या? तो ये है योग चित्त वृत्ति निरोध। अब योग ने कहा कि जो चित्त है, उसके कई सारे जो है वो ढंग है, कई सारे रूप है, टाइप्स है। ठीक है। और ये किस बेसिस पे टाइप है? हमने सांख्य में पढ़ा था कि प्रकृति तीन चीजों से बनती है, सत, रज और तम। ठीक है। और पुरुष के अलावा यहाँ पे ये सब प्रकृति है। समझे? ये पूरा जो है ये प्रकृति है पुरुष के अलावा। तो ये चित्त भी प्रकृति का पार्ट है, तो चित्त में भी सत रज तम तो होंगे। तो इन तीन के बेसिस पे चित्त के कई सारे टाइप है। सबसे पहला टाइप क्या है? क्षिप्त। दूसरा क्या टाइप है? मूढ़।
तीसरा क्या टाइप है? विक्षिप्त। चौथा क्या टाइप है? एकाग्र। पांचवा क्या टाइप है? निरुद्ध। ठीक है। क्षिप्त माने क्या? जिसमें रज जो गुण है वो सबकी अधिकता होगी। और रज गुण वाले क्या होते हैं? केओस में होते हैं। यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना यार, कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। जो शांति से नहीं बैठ सकते, है ना, जिनको कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है, वो है रज। जिनमें मोशन बहुत ज्यादा है वो है रज। फिर आते हैं मूड, जिनमें तम गुण। अब ये तीनों गुण इसमें होंगे, बट इसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेट कर रहा है वो रज है। इसमें जो डोमिनेट कर रहा है वो तम है, जो कि स्लीपी, इग्नोरेंट, लेथार्जी। समझे तुम? ये क्या है? कि जो चुपचाप पड़ा रहता है, आलसी, ठीक है, पाप करता रहता है ना। क्योंकि अब आप बुद्धि पे जोर नहीं डाल रहे, और आप अपनी सेंसेस के हिसाब से चल रहे हैं, और सेंसेस तो आपसे पाप करवाएगी। यही गीता का सार है, और यही स्क्रिप्चर का सार है, कि आपकी सेंसेस जो है वही करेगी जो उन्हें अच्छा लगता है, और उन्हें वही चीज अच्छी लगती है जो अच्छी नहीं है। समझ रहे हो? तो इसमें तम गुणी होती है। विक्षिप्त क्या होता है? कि इसमें सतो गुणी भी होता है, पर बीच बीच में रजों की भी इंटरफेरेंस रहती है। यानी कि अब एक आदमी शांत हो रहा है, पीसफुल है, पर उसको अब अच्छी चीजों के लिए जो है ना, वो उत्सुकता रहती है कि यार यहाँ पे मैं मंदिर बनवा देता हूँ, यहाँ स्कूल बनवा देता हूँ। जो समाज सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वो ये कैटेगरी है ना। अब इसके बाद हम आते हैं एकाग्र पे। इसमें सतोगुण की पूरी बहुलता है, और ये होता है फोकस्ड माइंड। ये जो चित्त है ना, ये फोकस्ड है, एकाग्र हो गया, और ये समाधि के लिए वैलिड है। क्या है ये समाधि के लिए? एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हाँ जी, सॉरी है, आज थोड़ा सा ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, बट इम्पोर्टेंट था इसलिए। अब आप ये समझिए कि एकाग्र क्या है? फोकस्ड माइंड है। निरुद्ध, अब अपन ये चारों तो समझ चुके हैं। निरुद्ध मतलब क्या? जो इन सारी चीजों से ऊपर उठ गया है, जो इन क्वालिटी से ही ऊपर उठ गया है, वो है निरुद्ध। अरे समझ आ रहा है क्या? अरे कुछ। और ये जो लास्ट के दोनों है ना, ये योगिक बनने के लायक हैं, या योगा को फॉलो करने के लायक है। अरे समझ आ रहा है क्या? अगर आपको योगा के जो प्रिंसिपल्स हैं, योगा के जो मेथड्स हैं, उन्हें फॉलो करके लिबरेशन लेना है, तो सबसे पहले आपके चित्त को आपको इस स्टेज तक लाना होगा, एकाग्र या निरुद्ध तक। समझ रहे हो क्या? जब तुम इस स्टेज पे आओगे, तो तुम्हें समाधि मिलेगी। समझ रहे हो क्या? जब तुम इस स्टेज पे आओगे, तब तुम्हें समाधि मिलेगी। तो चित्त इतने प्रकार के हैं, तो तुम्हें हर, अब तुम देख लो तुम्हारा चित्त किस में आ रहा है, वहां से ऊपर उठने की कोशिश करो। अब वहां से ऊपर कैसे उठेंगे वो भी योग फिलोसफी अभी बताएगा। मेरे ख्याल से चित्त समझ आ गए, है ना। अब जो चित्त है, चित्त की ऐसी स्थिति क्यों है ये समझो। चित्त की ऐसी स्थिति क्यों है, जो शिफ्ट है, मूड है, विक्षिप्त है, ऐसी क्यों है? देखो, इसमें ये बोल रहा है कलेश की वजह से, है ना।
कुछ कलेश है जो हमारे चित्त को ऊपर नहीं उठने दे रहे। क्या कलेश है? सबसे पहला अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। दूसरा है अस्मिता, यानी कि ईगोइज्म। ईगोइज्म, ठीक है। तीसरा है राग, यानी कि अटैचमेंट। चौथा क्या है? अवर्जन, यानी कि द्वेष, ठीक है। पांचवा क्या है? अभिनिवेशा, ठीक है, यानी कि फियर। अब इसको समझो, मैं आपको समझाता हूँ। द्वेष, अवर्जन, और यह है इग्नोरेंस, ठीक है। अब ये कलेश कैसे हो रहे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है। देखो, अविद्या मतलब अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम्हारे ये चित्त को जो है वो तुम्हें रियल सेल्फ कंसंट्रेट नहीं करने देंगे सही चीज पे। तुम हर किसी चीज पे कंसंट्रेट करोगे अगर इग्नोरेंस है तो, और अगर हर किसी पे करोगे तो तुम्हारा चित्त अपग्रेड नहीं होगा। समझ आई? दूसरा है अस्मिता, अहंकार में रहना कि मैं ही सब कुछ हूँ, कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने वो अचीव किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं कलेक्टर हूँ। ये भी आपके चित्त को ऊपर नहीं उठने देगा। तीसरा है राग, फिर है द्वेष, फिर है अभिनिवेश। तो देखिए, राग मतलब किसी से अटैचमेंट, किसी भी चीज से आप जो अटैच हो जाते हैं, नसें काट लेते हैं, ये सब हमारे चित्त को ऊपर नहीं उठने दे रहा। अब वो भले किसी ऑब्जेक्ट से भी हो, अटैच नहीं होना है अपन ने। उसके बाद है द्वेष, किसी के लिए गलत भावना है, रिवेंज की भावना है कि नहीं यार ये अच्छा आदमी नहीं है। ऐसा होता है ना, जब हमें किसी के लिए द्वेष होता है ना, तो अगर उसकी अच्छी बात भी होगी तो हम उसे गलत तरीके से ही समझेंगे या गलत तरीके से ही बोलेंगे। कोई कह रहा है कि यार उसने बहुत मेहनत करके आईएएस निकाल लिया, तो हम कहेंगे अरे वो तो फ्रॉड है। अरे भाई, तुम्हारी बनती नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रॉड है ना। उसने आईएएस में क्या फ्रॉड करेगा वो। फिर है अभिनिवेश, यानी कि फियर, जैसे मरने का फियर, है ना। तो ये अब अगर तुम समझ जाओगे कि तुम तो पुरुष हो, तुम कभी मर नहीं सकते, तो ये फियर भी चला जाएगा। बट ये फियर है तो ये तुम्हें कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, और ये कलेश है चित्त का। अरे समझ आ रहा है क्या मैंने अभी तक क्या बोला? पहले योगा फिलोसॉफी लेके चले, हमने भगवान को प्रूव किया, जो कि सांख्य से एक अलग कंसेप्शन था। फिर योगा की मेन फिलोसॉफी पे आए कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त क्या होता है ये समझाया, ठीक है। चित्त कितने तरीके के होते हैं ये समझाया। लास्ट के जो दो है वो सबसे बढ़िया चित्त है ये समझाया। और हम बढ़िया चित्त में क्यों नहीं पहुंच पा रहे वो मैं अब समझा रहा हूँ। ये 5 रीजंस है कि हम उस वजह से वहां नहीं पहुंच पा रहे। अरे समझ आ गई क्या? समझ गए? देखिए, वृत्ति के भी 5 जो है वो मॉडिफिकेशन भी 5 तरीके के होते हैं। बट वो मैं आपको कभी और समझाऊंगा कि जैसे, पर वो ना एक इस पूरी स्टोरी में माइंड मैप में फिट नहीं हो पा रहा। वो वृत्ति में आपको बाद में फिलोसॉफिकल टॉक्स करेंगे ना कभी अपन, वहां मैं समझाऊंगा। बट फिलहाल आप ये समझ गए कि ये 5 कलेश है, इस वजह से हम इन 3 चीजों में फंसे हुए हैं। अब अगर हमने इससे यहाँ पर पहुंचना है तो योग ने कहा कि रुको, अब मैं तुम्हारी सारी वृत्तियां खत्म करने का एक उपाय बताता हूँ, ठीक है। तुम अपने चित्त को ऊपर बढ़ा सको वो एक उपाय बताता हूँ, ठीक है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स। अष्टांग यानी कि 8 अंग,
अरे समझ रहे हो क्या? 8 कंपोनेंट। यही योग की मेन कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन कल्चर को, जिसके तहत कई लोगों ने लिबरेशन लिया है। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे कई सारी पावर्स भी आपको यहाँ पर मिलती है। देखो, अष्टांग योग के 8 कंपोनेंट्स, 6 7, चलो 2 लास्ट में बता दूंगा। देखो, सबसे पहला है यम। यम के वापस 5 पार्ट है। चलो, ठीक है। सत्य, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ठीक है, अपरिग्रह, ठीक है। ये यम के 5 पार्ट है। इसका मतलब आप जानते हो, ट्रुथ। इसका मतलब नॉन वायलेंस। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, नॉन स्टील। ब्रह्मचर्य मतलब आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब कॉन्स्टिनेंसी भी इसे कहते हैं, मैं अगर सही याद कर पा रहा हूँ तो, ठीक है। और उसके बाद अपरिग्रह यानी कि नॉन पजेशन, पजेस नहीं करना। ये 5 चीजें यहाँ पर है। ये 5 चीजें जैनों के लिए भी, ये उनकी टीचिंग्स भी है, ये 5 चीजें। आप ये बात ध्यान रखना, जैनों की टीचिंग्स में भी जो 5 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, वो यही 5 चीजें हैं। और इनको एक एक अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो जैनों में भी करूंगा, बट मैं फिलहाल यहाँ कर देता हूँ, तो आपको जैनिज्म में अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। देखो, सत्य, सत्य मन, वचन और कर्म से सत्य है। अहिंसा मन, वचन और कर्म से जो है वो अहिंसा है। बात समझ आ रही है क्या? सत्य सिर्फ बोलना ही नहीं। सत्य मतलब हम यही समझते हैं कि सच बोलो, नहीं, सत्य करो भी। और अपने मन में भी सत्य का वास करो। अगर सत्य सिर्फ एक है, वो है पुरुष या गॉड। ये योगा फिलॉसफी में दोनों अलग अलग है, हाँ। तो मन में भी इस सत्य का वास करो। ये है मन, वचन और कर्म से जो सत्य बोलेगा, वो है यम का पार्ट। अरे समझ आई क्या? दूसरा अहिंसा। अहिंसा भी ऐसा नहीं है कि जो मारपीट मैं कह रहा हूँ कि मारपीट मत करो, वो तो सिर्फ आप कर्म समझ रहे हो। वचनों से भी अहिंसा मत करिए। अगर आप किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वो भी हिंसा है। वो भी मत करिए। मन से अगर आप किसी का मन दुखा रहे हैं, वो भी हिंसा है। अगर ताजा एग्जांपल दूं, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप उसे देखिए ना, अगर उसका जो मन है आप करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे, वो भी एक हिंसा है। अरे समझ रहा है क्या तू? ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा। अहिंसा समझे, ये दोनों क्या है? मन, वचन और कर्म, तीनों से जो चल रहा है वो है। आप इसका नैरो पर्सपेक्टिव लेके नहीं चलें। चौथा है अस्तेय, चोरी नहीं करें। चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई आइडिया हो। समझ आ रहा है? कुछ भी चीज चोरी ना करें। क्रेडिट लोगों को दें, क्रेडिट ले नहीं। ये आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगा, ये आपको अपने को रियलाइज करने में हेल्प करेगा। आपकी जो चित्त है, जहां आप यहाँ इन 3 ऊपर के 3 में फंसे हुए हो, आप नीचे के 2 में ट्रांसफर होगे। अरे समझ आ रही है क्या? मैं तुम्हें इस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इससे तुम इस फिलॉसफी की गहराई को तुम कम मत समझना। तुम्हें समझ आए इसलिए मैं इतना लेमेन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बाकी ये गंभीर विषय है, सीरियस टॉपिक्स हैं ये। ब्रह्मचर्य
पराई स्त्री जो आज प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं, किसी दूसरी लड़की से मत, मतलब जिससे आपका है एक लाइफ पार्टनर रखिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो। और 25 साल तक तो बिल्कुल ही दूर रहिए इन चीजों से। समझ रहे हैं क्या? ये ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह पजेस मत करिए, ये प्रॉपर्टी बना लेंगे, वो करा लेंगे, ये करा लेंगे। पजेसर मत बनिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्वालिटी हो, है ना? ऐसा मत बोलिए कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो ये आता है, मैं जो है गाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। अरे समझ आ रहा है क्या? इसकी जगह क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप पजेस मत करिए, आप कर्ता मत बनिए। ये है अपरिग्रह। इनके इतने डिटेल में है। सत्य का सिर्फ ये नहीं कि सत्य बोलो, इतना सा इंटरप्रिटेशन नहीं है सत्य का। ठीक है, कोशिश की मैंने आपको यह समझाने की, आप इसे समझिएगा थोड़ा सा। तो ये पहला कंपोनेंट है यम। दूसरा आता है नियम। नियम के फिर 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है, नियम के 5 कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला है शौच। ठीक है, दूसरा है तपस। ठीक है, तीसरा है स्वाध्याय। ठीक है, चौथा क्या है हमारा? शौच है, तपस है, स्वाध्याय है, और फोर्थ क्या था? एक सेकंड यार, इंग्लिश में मेरे को याद है, हिंदी में उसका क्या था? शौच हो गया, तपस हो गया, स्वाध्याय हो गया। एक सेकंड मित्रों, 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 एक सेकंड मित्रों, मुझे यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा।